पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खसूसी नशरियात जारी है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, ये तीसरे इंतखाबात हैं गिलगित बल्तिस्तान के। 2010 में नून लीग ने कामयाबी, पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, 2015 में नून लीग, और अब ये तीसरे इंतखाबात। और कौमी सतह पर इनकी खासी अहमियत इस वक्त हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से सियासी जमातों ने अपनी अपनी मुहिम चलाई है गिलगित बल्तिस्तान में। इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ देनी है मेरी साथी एंकर समीना राना। क्या हाल है आपके समीना? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। और आज के इस इंतखाबात में 24 कुल नशिस्तें हैं, 23 पे मुकाबला हो रहा है, और इसके साथ साथ तकरीबन 7 लाख सवा 7 लाख से जायद जो है वोटर्स हैं, जिसमें 3 लाख से जायद खवातीन की तादाद है। और बड़ा कांटेदार मुकाबला जो अब तक की इत्तलात आ रही हैं और जो तज्जिए किए जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि खासी अहमियत का हामिल ये इलेक्शन हो चुका है इस वक्त, बिकॉज कि जो मुहिम चलाई गई है सियासी रहनुमाओं की जानिब से, और उसके साथ साथ कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको सेंसिटिव यानी कि हसास करार दिया गया है। बावजूद इसके कि गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खासा खराब भी है, कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद वोट डालने आ रही है। 5 बजे तक का वक्त है वोटिंग का, 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, लेकिन इंतखाबात में हम देखते हैं कि वोट जो लोग मौजूद होते हैं उस वक्त अहाते में उनको ये टाइम दिया जाता है, और ये वक्त जो है मुकम्मल जब वोटिंग हो जाए तो उसमें आधा घंटा या उससे ज़्यादा देर भी लग सकती है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बाद चंद घंटों बाद आज रात ही जो है वो नताइज आना शुरू हो जाएंगे, और मालूम होगा कि कौन सी जमात जो है या कौन लोग जो हैं इसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत इसलिए भी है कि गुज़िश्ता रोज़ DGIFTR और वज़ीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़े ठोस शवाहिद और सबूत के साथ ये बात वाज़ेह की कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करना चाह रहा है, और भारत जिस अंदाज से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को की नफ़ी करता है बगैर किसी मंतक और दलील के, उससे भी ये साबित होता है कि कैसे ये जो सियासी अमल है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत देता है। आज इस ट्रांसमिशन में हम इन्हीं इंतखाबात के हवाले से आपको मुख्तलिफ जो सूरत हाल वहाँ से मौसूल होंगी हमें, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ तज्जियात हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। जैसा कि मैंने गुजारिश की कि पोलिंग स्टेशन इस वक्त 1161 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 418 इंतहाई हसास और 311 हसास हैं। सिक्योरिटी की एक एहलकारों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। मॉनिटरिंग सेंटर या उसका कंट्रोल रूम जो है इन तमाम तर इंतखाबात को मॉनिटर करने का वो गिलगित में बनाया गया है। और गिलगित बल्तिस्तान की जो अहमियत है, मुख्तलिफ उसके इलाके हैं, और जैसा कि हम जानते हैं जो उसकी एक पूरी दुनिया में जो दिलचस्पी का और उसकी शोहरत का बायस है वो उसकी खूबसूरती है। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर हर साल वहाँ पर आते हैं। इस साल यकीनन तादाद कम रही कोरोना वायरस की लहर की वजह से, लेकिन इसके दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में ये दुनिया का शुमार होता है। और आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में जो ग्लेशियर्स हैं, वहाँ के जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, वहाँ की जो वादियाँ हैं, उनका स्थानीय आपको कहीं नहीं मिलता, जिसकी खूबसूरती है। और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से अपने नुमाइंदों को भी लें और वहाँ से आपको लाइव अपडेट्स भी दे रहे हैं। बिल्कुल शहजाद, हम सुबह से ही जिस तरह से अपने नाज़रीन को ये ट्रांसमिशन भी दिखा रहे हैं, और हमारे नुमाइंदगान भी गिलगित बल्तिस्तान से बराह रास्त हमें अपडेट्स दे रहे हैं कि किस तरह से पोलिंग का अमल बहुत ही अहसन अंदाज में और बहुत पुरसुकून माहौल में जारी है। और जिस तरह से शहजाद आपने भी जिक्र किया कि मौसम वहाँ पर बहुत सर्द है, और कुछ अजला ऐसे भी हैं जहाँ पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी रात से शुरू हो गया, लेकिन इस मौसमी असरात के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वोटर्स की एक कसीर तादाद है जो कि अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रही है। और जिस तरह से शहजाद आपने भी जिक्र किया कि इन इंतखाबात की बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ गई है, और इसी हवाले से आज का दिन बहुत अहम है और इसका नतीजा भी आ जाएगा। ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी गहमा गहमी के हवाले से अपडेट्स देते रहेंगे। इस वक्त मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारत ने टारगेट किलिंग और मनसूबाबंदी के तहत गिलगित बल्तिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। भारत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल से दो चार किया जाए, लेकिन हमें मुत्तहिद होकर दुश्मन के अज़ाइम को समझना है और तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत समेत दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों से आगाह है। और इस गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को भरपूर तरीके से अपनी सियासी कैंपेन इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका मिला, और आज वोटिंग का अमल जारी है और नतीजे शाम तक आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन का शहजाद एक मसला रहा है कि अगर इनकी तवक्कुआत के मुताबिक नतीजे ना आए तो फिर ये इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो पहली हुकूमत है पाकिस्तान में जिन्होंने शफाफ इंतखाबात की बुनियाद
याद रखिए। जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक बड़े सीजनड और मंझे हुए सियासतदान हैं, उन्हें मालूम है कि जब इंतखाबात हो रहे हों तो उन्होंने क्या बात करनी है, और उन्होंने गुरेज किया किसी भी किस्म का किसी कोशिश गोई करने से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी के हवाले से कोई भी बात करने से गुरेज किया। लेकिन ये जरूर कहा उन्हें कि जो उनकी असेसमेंट है अपोजिशन की तवक्कुआत के बरअक्स जो है वो उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी। लेकिन खास तौर पर ये उन्होंने बात की कि अपोजिशन जो इस वक्त धांधली के इल्जामात आयद कर रही है, इंतखाबात से पहले ही करने शुरू कर दिए थे, उसके लिए हुकूमत ने 2 दफा उन्हें दावत दी इस्लामाबाद में कि आप आइए और अपनी तजावीज़ दें कि किस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को शफाफ बनाया जा सकता है। लेकिन दोनों दफा दोनों मौकों पर अपोजिशन की जो क़यादत है उसने आने से गुरेज किया, और शाह महमूद कुरैशी यही सवाल कर रहे थे कि अगर आप बावजूद इसके कि हुकूमत की दावत पर आएँ, बैठकर एक तरीक़ाकार वज़ा करें कि इंतखाबात कैसे शफाफ हो सकते हैं, और फिर उन नशिस्तों से आप किनारा कशी इख्तियार करें, तो उसके बाद धांधली के इल्ज़ामात लगाने में कोई मंतक समझ नहीं आती। और इसके साथ साथ इस बात की भी निशानदही उन्होंने की कि किस तरीके से तमाम सियासी जमातों को मुकम्मल फ्री हैंड दिया गिलगित बल्तिस्तान में मुहिम चलाने का। कई हफ्तों से आला क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वहाँ पर मौजूद थी और वो मुसलसल मुहिम चला रहे थे। पुरअमन तरीके से ये सारा काम हो रहा था, और इसके साथ साथ जो कुछ इल्जामात आयद किए गए उस पर कोई भी किसी किस्म की कोई ऐसी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई कि वाकई कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी धांधली का कोई इम्कान है। और उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वजीर आला, वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह तौर पर ये कई दफ़ा बताया कि इंतखाबात की जो तैयारी है वो मुकम्मल किस तरीके से की गई है, और तमाम तर शफाफियत के साथ साथ ये अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन समीना, इसके साथ साथ उन्होंने ये ज़रूर जो शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे, और एक उनकी बात दिलचस्प भी है कि गिलगित बल्तिस्तान के जलसों ही में अपोजिशन जो इल्ज़ामात आयद करती रही है कि कैसे इदारों के ऊपर तनकीद करती रही है, तो वो यही सवाल कर रहे थे कि एक तरफ तो आप इदारों पर तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ और आइन की पासदारी का आपने हल्फ भी उठाया हुआ है, उसकी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हुकूमत के जाने के बाद हम जो है वो इदारों से गुफ्तगू करेंगे। तो उन्होंने कहा ये कोई मंतक समझ नहीं आई कि आइन के तहत रहते हुए आप ये सारी गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे हिदायत शाह गिजर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं, अपडेट्स ले लेते हैं। चूंकि वोटिंग का अमल भी जारी है जो कि सुबह 8 बजे शुरू हो गया था और शाम 5 बजे जारी रहेगा। हिदायत शाह, अब चूंकि जैसे जैसे सुबह का वक्त था तो सर्दी भी ज्यादा थी, बारिश का सिलसिला भी जारी था, तो कुछ जगहों से ऐसी मालूमात भी आ रही थी कि कम तादाद में लोग आ रहे हैं। इस वक्त क्या टर्न आउट देख रहे हैं, कैसी गहमा गहमी है, वोटर्स का जोशो खरोश कैसा है? जी, इस वक्त मैं दिल्ली हेडक्वार्टर घाकूज में मौजूद हूँ, क्योंकि ये इस तरह है कि आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला अब तक जारी है। ये लोगों का कम आने का एक वजह यह है कि कुछ लोग वो स्टेशन गांव के दरमियान में होता, नजदीक होता है, इस वजह से लोग वहां से जो वोट कास्ट करके आते हैं दूसरे लोगों को बता देते हैं कि अभी जगह खाली है, हमने वोट कास्ट करके आ गए, आप लिहाजा अभी आप घर से निकले, आप आगे जाएं। तो लोग अपने उस वारी के मुताबिक एक दूसरे से मालूमात लेके फिर वो जोक दर जोक आते हैं। बड़ा बेहतरीन अंदाज से पुरअमन तरीके से वोट कास्ट हो रहा है। दिल्ली हुकूमत की तरफ से भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजाम है। लेकिन अब ये बताता चलो कि बलाई इलाकों में कुछ मसाइल हैं। बर्फबारी की वजह से वो लोग अपने वोटरों को घरों से निकाल के नहीं ला सकते, क्योंकि वो गाड़ी स्केटिंग करते हैं, स्लिप हो जाती है, इस वजह से उनको मसाइल का सामना जरूर है। इस वजह से बलाई इलाकों में वोट कास्ट कम तादाद में होगा। अच्छा हिदायत, बर्फबारी की वजह से काफी मसाइल का सामना है। हिदायत, ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस खासे कम थे और अब उसमें बड़ी तादाद देखने में नजर में आ रही है। एक तो उसकी वजह जरा जल्दी से बता दें, और दूसरी बात यह कि क्या ये लाजमी है कि जिस शख्स के पास मास्क होगा वही वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकेगा? नहीं जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे कोरोना केसेस हो गए वो अक्टूबर के महीने में ज्यादा हो गए। कुछ अमवात हो गई वो अक्टूबर में, नवंबर में इतनी खासी वो कोरोना की तादाद नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी तकरीबन लोगों ने कोशिश की है, मास्क पहन के जाते हैं। वहाँ जब वोटिंग के लिए दरवाजे से जब अंदर जाते तो वो मास्क पहन के जाते हैं, जब बाहर वो होते तो ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहनते। कुछ कहते हैं कि यार हमें सांस का मसला है, कोई हार्ट का है, तो हम ये मुंह बंद करके नहीं बैठ सकते, इस वजह से वो खुला हवा में वो बैठ जाते हैं।
जो ही वो दाखिल हो जाते हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, वो अपना मास्क पहन के वो वोट डाल के बाहर निकलते हैं। यानी कि जिस शख्स ने मास्क नहीं पहना उसको पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। वो पुलिस बाहर खड़ा, ड्यूटी वाला कहता है कि अपना मास्क निकाले, मास्क पहन के जाए, नहीं और फिर उसके बाद आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। हिदायत शाह, हमें ये भी बता दीजिएगा कि जिन इजला का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर पोलिंग थोड़ी ताखीर का भी शिकार हुई मौसम की वजह से, तो ऐसे पोलिंग स्टेशन जहाँ पर वोटिंग ताखीर का शिकार हो गई, क्या उन जगहों पर कुछ वक्त बढ़ाया जाएगा शाम 5 बजे के बाद? नहीं, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वक्त बढ़ाने के लिए कोई अभी तक हमें किसी ने नहीं बताया है। अलबत्ता कुछ सुबह 8:20, 8:15 पे शुरू हुआ। वजह यह थी कि वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट है वो वहाँ पे नहीं पहुंचे थे टाइम पे। हालांकि सरकारी अमला जो था वो अपने वक्त पे आके बैठा हुआ था अंदर, सिर्फ इंतजार उनकी थी कि वो पोलिंग एजेंट ने थोड़ा सा ताखीर का शिकार है। अलबत्ता अब देखते हैं बलाई इलाकों में बारिश की वजह से या बर्फबारी की वजह से, सॉरी टू कट यू, वक्त की कमी है, लेकिन एक जल्दी से एक सवाल है, वो ये कि ये जो बात की जा रही है कि असल मुकाबला पीटीआई के उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में है, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हल्का दो में मैं ये बताता चलूं कि यहाँ पे एक आजाद उम्मीदवार भी है, कुछ इनकी भी तकरीबन ठीक ठाक वोट है, वो भी मुकाबले में। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। जी, ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बिल्कुल कांटादार मुकाबला है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हिदायत शाह पाकिस्तान पर टेलीविजन के नुमाइंदे गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे वहाँ की सूरत हाल से। और समीना, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले जब इंतखाबात हुए 2010 में तो नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई क्योंकि मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। दूसरी दफा 2015 में हाफिज हफीजुर रहमान जब चीफ मिनिस्टर बने तो नून लीग की हुकूमत मरकज में थी, वो कामयाब हुए। और अब क्योंकि ट्रेडिशनल एक रिवायत चली आ रही है, तीसरा इलेक्शन है कि जिस जमात की हुकूमत मरकज में होती है वो वहाँ पर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, वहाँ के लोग जो है उनके साथ काम करते हैं। और उम्मीद भी होती है क्योंकि सियासी अमल अभी इस तरीके से वहाँ पर जमा नहीं है और उसकी जड़ें इतनी ज़्यादा मजबूत हुई नहीं है क्योंकि तीसरा इंतखाब है वहाँ पे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये सिलसिला चलेगा तो फिर उसके डायनामिक्स डिफरेंट होंगे। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर भी लोगों की एक जो है वो सोच है, सियासी रहनुमा बेहतर समझते हैं वहाँ के हालात को, क्योंकि उनका यकीनन वो नेक नियति से भी काम करते होंगे और यही उनका मतमा नज़र होगा कि वो कैसे अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मरकज से जो है फंड्स लें और वहाँ पर लोगों की फलाह बहबूद के लिए लगाएं। तो वो जो मरकज में सियासी जमात जिसकी हुकूमत होगी तो कोशिश ये होती है कि वो अगर जीतती है तो वो ज्यादा आसानी के साथ वहां पर जो है वो तरक्याती काम कर सकती है। वहां पर इस मौके पे गिलगित बल्तिस्तान में जब सियासी अमल जो है वो एक नशोनुमा की एक स्टेज से गुजर रहा है और उसके साथ साथ वहाँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तरक्याती के काम होना बाकी हैं, एक बहुत से इलाके बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि वहाँ पर जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं जिसमें सेहत है, तालीम है, रोजगार है, और ये भी कहा गया है कि लाखों गिलगित बल्तिस्तान के खासकर नौजवान जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रोजगार की गर्ज से वहाँ पर मौजूद हैं। कासिम नजीर हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा PTV सकरदू से इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब हमें ज्वाइन करने का। जरा सूरत हाल बताइएगा वहाँ पर क्या है इस वक्त, और अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि सर्दी की एक बड़ी जबरदस्त लहर वहाँ पर चल रही है, बर्फबारी हो रही है, तो क्या इससे वोटर टर्नआउट में कोई फर्क आएगा या नहीं? जी, गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ पे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और जो सुबह का जो टेम्परेचर है वो -5, -6 चल रहा है इन दिनों। और कल भी यहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी और आज भी मुख्तलिफ जो बालाई इलाके हैं वहाँ से कुछ इलाकों में बर्फबारी और कुछ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी की इतलात हैं। लेकिन ये बात खुशाइन है कि जितने पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर लोग मुनासिब तादाद में सुबह 8 बजे से ही पहुँचे थे और पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे से तमाम इलाकों में जारी है। और यहाँ पे ये ट्रेंड अक्सर देखा जाता है कि दोपहर तक ज़रा सिलसिला कम रहता है, कम लोग वहाँ पे आते हैं, और दोपहर के बाद जो आखिरी 2-3 घंटे हैं पोलिंग की क्लोजिंग तक, उस वक्त जो है टर्न आउट बढ़ जाता है और लोग बड़ी तादाद में आते हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त भी जितने पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद हैं और बड़ी लाइनें वहाँ लगी हुई हैं और लोग अपने वोट का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं।
ٹھیک ہے قاسم، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ دور دراز جو ایسے علاقے ہیں جہاں سے آمد و رفت ذرا مشکل ہو جاتی ہے پولنگ اسٹیشن تک آنا، اور پھر موسم بھی چونکہ سرد ہے، موسم بھی آڑے آ رہا ہے، تو کیا انتظامات کیے گئے وہاں پر تاکہ ووٹرز کو زیادہ مسئلہ نہ ہو، وہ بآسانی آئیں اپنا ووٹ کاسٹ کریں؟ تو اس کے لیے بھی کیا کوئی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے؟ جی ایسا ہے، یہاں پہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو سنو باؤنڈ ریاض ہیں، اور ان میں سال کے 3 سے 4 مہینے ہی وہ آمدرفت کے لیے وہ سڑکیں کھلی ہوتی ہیں، باقی سال کے 7 سے 8 مہینے وہاں پہ آمدرفت متاثر رہتی ہے۔ تو ہمارا بالخصوص گلتری کا علاقہ تھا، وہاں پہ گزشتہ 2 روز سے ہلکی برفباری کی بھی اطلاعات تھی، اس وجہ سے ایک دن پہلے ہی وہاں پہ انتخابی مٹیریل اور عملے کو بھجوا دیا گیا تھا، اور کل وہاں سے اطلاعات موصول ہوئی کہ وہ عملہ اور جو مٹیریل ہے وہ بر وقت وہاں پہنچ چکا ہے۔ تو اس وقت جہاں جہاں جن علاقوں میں رابطہ ہے وہاں پہ ووٹنگ کا عمل جاری ہے، اور اسی لیے لوگوں کی سہولت کے لیے جو آبادی کے سینٹر کے اندر جو ہے جس طرح کی عمارتیں ہیں وہاں پر پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، تاکہ پیریفریز سے جو لوگ ہیں وہ ایزیلی ان پولنگ اسٹیشن تک آ سکے اور بغیر کسی مشکل کے وہ اپنے ووٹ ڈال سکے۔ قاسم یہ بتائیں کہ 2010، 2015 اور اب 2020 تینوں انتخابات میں فرق کیا دیکھتے ہیں آپ؟ فرق یہ ہے کہ جو ماضی میں اتنے زیادہ قومی سطح پہ یہاں ان انتخابات میں دلچسپی کا تھوڑا سا فقدان ہوتا تھا، جب سے 2009 میں سیلف گورننس آرڈر کے ذریعے گلگت بلتستان کو انتظامی صوبے کا درجہ دیا گیا، بتدریج جو ہے قومی سطح پہ کی جو شخصیات ہیں، جو رہنما ہیں، ان کی یہاں کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اس سال اس دفعہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں خاص طور پہ اس کی اہمیت اور اس کی گہما گہمی اس لیے بھی زیادہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا جا چکا ہے، اور گلگت بلتستان کو قومی دائرے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس بار کے جو الیکشن ہے اس کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس میں جوش و خروش لوگوں کا بھی زیادہ ہے، اور جتنے ہمارے قومی قائدین اور بالکل قاسم، یہ ایک دیرینہ مطالبہ بھی تھا گلگت بلتستان کے عوام کا، ان کی خواہش بھی تھی کہ انہیں یہ آئینی اور عبوری حق دیا جائے۔ یہ بتائیے گا قاسم کہ آپ اسکردو میں موجود ہیں، یہاں کے عوام کے اور حلقے کے لوگوں کے بیسیکلی مسائل ہیں کیا، اور ان انتخابات میں جس امیدوار کو بھی یہ لوگ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں آنے والے وقت میں، کیا خواہشات ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کون کون سے ایسے بیسک مسائل ہیں جو کہ سب سے پہلے حل کیے جائیں یہاں کے لوگوں کے؟ جی اگر جرنلی ہم دیکھیں تو سب سے بنیادی مسئلہ شناخت کا مسئلہ ہے۔ یہ بلتستان سے لے کے دیامر سے لے کے گلگت سے لے کے غزر ہنزن نگر، ان تمام علاقوں کا پورے جی بی کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، جو کہ گزشتہ 72-73 سالوں سے حل طلب چلا رہا تھا، اور اب کی بار امید ہو چلی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے جو سب سے زیادہ پھر روزگار، تعلیم اور علاج معالجے کا ہے کہ مختلف جو علاقے ہیں، کیونکہ یہ ملک کے بڑے شہروں سے ایک طرح سے کٹا رہتا ہے، جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، زیادہ برفباری ہوتی ہے تو سلائڈنگ وغیرہ سے بھی سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی مسافت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ لوگوں کے علاج و معالجے کے حوالے سے بہتر سہولتوں کی کمی ہے، اور بہتر اعلیٰ تعلیم کے لیے تعلیمی اداروں کی بھی، اگرچہ گلگت میں قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی اور بلتستان میں بلتستان یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے، اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں، لیکن نچلی سطح پہ معیاری تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ایسے ادارے جہاں پہ خود روزگار کے سلسلے شروع ہو سکے۔ مثلاً یہاں پہ بجلی کی کمی کی وجہ سے ابھی تک انڈسٹریز قائم نہیں ہو سکے، صنعتی زون یہاں پہ قائم نہیں ہے، جس کی وجہ سے روزگار کے لیے واحد انحصار کرنا پڑتا ہے سرکاری ملازمتوں کے اوپر۔ چلیں، بہت بہت شکریہ قاسم نسیم، ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اپڈیٹ دے رہے تھے۔ اس وقت شہاب الدین غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پی ٹی وی کے نمائندے ہیں دیامیر سے۔ شہاب الدین غوری، یہ بتائیے کہ ابھی میرے خیال میں رابطہ منقطع ہو گیا سمینہ شہاب الدین غوری سے، پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندے دیامیر سے میں جوائن کر رہے تھے، ابھی دوبارہ ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں۔ یہ بنیادی مسائل کا سوال آپ نے بہت اچھا کیا کہ جو، اور وہ قاسم صاحب ذکر کر رہے تھے کہ صحت کے بنیادی مسائل بہت زیادہ ہیں، اور بہت سارے کیسز میں ان کو 10-12 یا اس سے زیادہ گھنٹوں کا سفر کر کے مختلف شہروں میں بشمول اسلام آباد میں آنا پڑتا ہے علاج کی غرض سے۔ اور کچھ دن پہلے اسی طرح ایک پروگرام میں میرے ساتھ ایک صاحب موجود تھے جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ وہاں پہ جو گلگت میں سی ٹی اسکین مشین ہے وہ بھی خراب ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ
پچھلے 10 سال تقریباً ہو گئے ہیں جب سے یہ سیاسی عمل وہاں پر شروع ہے، اس کے باوجود وہاں پر سوال یہی بنتا ہے، اور آپ جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ نون لیگ جس کی پچھلے 5 سال حکومت رہی وہ اس مقابلے میں کہیں نظر نہیں آ رہی، عوام میں اتنی مقبول نہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر وہاں پر کام کیا گیا ہوتا تو یقیناً نہ آپ کے جو امیدوار ہیں، آپ کے وہاں پر جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ چھوڑ کے دوسری سیاسی جماعتیں جوائن کرتے، بلکہ یقیناً لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو جلسوں میں تقاریر کر دینا، مینڈیٹ چرانے کی بات کرنا تو یقیناً بہت آسان بات ہے، لیکن جب آن گراؤنڈ آپ جاتے ہیں، وہاں پر جا کے لوگوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یقیناً بہت زیادہ آپ کو آنکھیں کھلتی ہیں. اور جیسا کہ ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ ان علاقوں میں جو صرف 2 سے 3 مہینے صرف جہاں پر آمد و رفت ممکن ہوتی ہے گلگت بلتستان سے دوسرے ملک کے شہروں میں، تو وہ آپ اندازہ کریں کہ لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر کوئی وہاں پر جس کو فوری طور پر کوئی طبی امداد کی ضرورت ہے، وہ شخص کس طریقے سے اپنا بالکل، اور اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا اپنے بہتر علاج کے لیے. اور جس طرح سے شہزاد آپ نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ 2 بار الیکشنز آپ نے کور بھی کیے اور آپ نے اس پر نشریات بھی کی اور آپ کا بڑا ڈیپ انالیسس بھی ہے گلگت بلتستان کے انتخابات کو لے کر. جس طرح سے آپ ووٹر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ایک ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے، دیکھا گیا اس سے پہلے بھی، کہ وہاں کا جو ووٹر ہے وہ بہت باشعور ہے، وہ اپنے لیے ایسا ہی امیدوار کا انتخاب کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان کے بنیادی مسائل کو حل کر سکے. تو اگر جس طرح سے شہزاد آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پر آمد و رفت کے بہت سارے مسائل ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کہ وہاں پر ابھی نہیں بھی تھی، ان کی حکومت نہیں بھی تھی، لیکن انہوں نے سی پیک کے حوالے سے جس طرح سے موجودہ صوبوں پر کام کیا ہے اور سی پیک کی اہمیت گلگت بلتستان کے عوام کو جس طرح سے انہوں نے سمجھائی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا ان انتخابات پر. عوام کی طرف سے اس پر بھی ان منصوبوں کے حوالے سے بھی خاصی دلچسپی کا اظہار کیا گیا. کیمپین میں بھی ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزراء کی جانب سے جا کر جو مین شاہراہیں ہیں اس کے علاوہ جو رابطہ سڑکیں ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر وہ علاقے جو بہت دور دراز ہیں، جو چائنا کے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ دوسرے بہت دور دراز علاقے ہیں جہاں پر رابطہ سڑکیں بھی نہیں ہیں. رابطہ سڑکیں بنانے کے حوالے سے بھی بہت کام ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں، اور وہ کام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے جو کہ ابھی اقتدار میں بھی وہاں پر نہیں ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ سارے جو کام وہاں کے ووٹر کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ شعور رکھتے ہیں. لٹریسی ریٹ کی اگر بات کر لی جائے تو گلگت بلتستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بہت ہائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر تعلیم کی سہولیات دی جائیں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے طلباء ایسے ہیں جنہیں پاکستان سے باہر بیرون ملک جانا پڑتا ہے یا پھر وہ دوسرے دیگر بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں. جی بالکل صحیح. اور جیسا کہ آپ کو اور ہمارے ناظرین کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان وہ واحد علاقہ ہے جو پاکستان کو رسائی دیتا ہے چین تک، اور جو شاہراہ قراقرم گزر کے اور جو سی پیک کا جو بنیادی منصوبہ ہے اس میں گلگت بلتستان کی بہت اہمیت ہے کہ کئی 100 کلومیٹر کا علاقہ جہاں پر وہ یہ راہداری بننی ہے، اکنامک کوریڈورز بننے ہیں، اور اس کے بعد وہ ملک کے دوسرے علاقوں میں وہ پہنچنا ہے. تو یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل علاقہ ہے. لیکن بدقسمتی سے کہ باوجود اس کے کہ ہماری ڈائریکٹ ایکسیس ہے اس علاقے کے ذریعے چین تک اور شاہراہ قراقرم کو بنے تو عرصہ گزر گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہاں پر ترقی اس طریقے سے نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی، تب بھی ایک یقیناً ہمارے لیے ایک یہ باعث افسوس ہے. اور وہاں پر جو مختلف جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جو پانی کا بہاؤ ہے گلگت بلتستان سے، جو وہاں پر جس طریقے سے دریا نکل رہے ہیں اور وہاں سے جو گلیشیئر پگھل کے جو پانی آگے آتا ہے ملک کے دوسرے حصوں میں، وہاں پر بجلی کے جیسے پن بجلی کے منصوبے جو لگائے جا سکتے ہیں، فیزیبلٹی رپورٹس کئی دفعہ بنائی گئیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کہ کم از کم اگر ملک کے دوسرے حصے نہیں تو پورے کے پورے گلگت بلتستان کو بجلی مہیا کی جا سکتی ہے. اور اس وقت جو وہاں پر صورتحال ہے کہ اگر وہ جنریٹرز کے اوپر اپنا گزارا کرنے پر کئی علاقوں میں وہ مجبور ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا مشکل ہوگا کہ ملک کے دوسرے علاقوں سے وہاں پر تیل کی یا پیٹرول کی رسائی وہاں پر کرنا. اور جیسا سمینہ ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے گلگت بلتستان کا. اور کتابیں لکھی گئیں، پاکستان نہیں، آپ اگر پڑھیں ایک بڑی مشہور کتاب ہے 3 Cups of Tea جو امریکہ کے ایک مصنف نے لکھی، اور اس میں گلگت بلتستان کے ان گلیشیئرز کا جو ذکر جس طریقے سے کیا وہ پڑھنے سے قابل ہے اور تعلق رکھتی ہے. لیکن
اس پوٹینشیل کو آپ کس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں گے، یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے، اور اگر حکومت اس پر بات بھی کر رہی ہے، کوششیں بھی کر رہی ہے، اور کسی طرح اس کو مٹیریلائز کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں گلگت بلتستان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی اگر اس کے جو یہ ٹورزم ہے اسی کے ٹرو پوٹینشیل کو اگر ہم صحیح طور پر استعمال کر سکیں. سمینا بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. شہزاد کے سیاحت کے شعبے کو اگر فروغ دیا جائے گلگت بلتستان میں تو وہاں کے عوام کے لیے کتنے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے، کتنا زیادہ روزگار بڑھے گا، غیر ملکی سیاح آئیں گے. اور وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی اگر بات کر لی جائے، ان کے مینیفیسٹو کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے ہمیشہ سیاحت کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی بات کی جاتی رہی. اور اس وقت اگر وہاں پر سیاحت کے شعبے کی بات کی جائے تو وہ بھی توجہ طلب ہے سیاحت کا شعبہ. اگر اس پر تھوڑا سا کام کیا جائے تو گلگت بلتستان کا مستقبل بہت بہتر ہو سکتا ہے. ہم ایک وقفہ نیوز بریک ہم لیتے ہیں. نیوز بریک کے بعد ہماری ٹرانسمیشن ناظرین جاری رہے گی. گلگت بلتستان کے انتخابات پر آپ کو ہم لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. ایک وقفہ ہوگا نیوز کا، اس کے بعد ہم اپنی ٹرانسمیشن جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.